गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बेटा चैप्टर नंबर 7 राज्य सरकार पढ़ रहे हैं। आज अपना टॉपिक चल रहा है राज्य कार्यपालिका। अपने केंद्र की तरह बेटा राज्यों में भी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य में राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो आज हम राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, तो पहले अपन उनके बारे में जानते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी नेक्स्ट राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वह पद पर बना रहेगा। इसके अलावा भारत में ये भी व्यवस्था है कि जो एक राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी परंपराएं। बेटा भारत में राज्यपाल की नियुक्ति में कुछ स्वस्थ परंपराएं बन चुकी है, और वो परंपराएं क्या है? राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। अर्थात जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राजस्थान में की जानी है तो वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी जो परंपरा है, राज्यपाल की नियुक्ति में जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक माना गया है। तो इसने अपने यहाँ पर 2 स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई है। राज्यपाल पद की योग्यता। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह पागल, दिवालिया, विग्रचित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में हमारी संसद समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख रुपए है। अब अपन बेटे राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियों को 5 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्त शक्तियां। तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां। उससे पहले दुर्गादास बसु ने जो 2 लाइनें कही है राज्यपाल के बारे में वो अपन जानते हैं। थोड़ी भी राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़ करके। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल की सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जी के द्वारा परामर्श मांगे जाने पर वह परामर्श देते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची के विषय में और समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है। तो जो राज्यपाल है सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने के लिए कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वह उनके त्याग पत्र स्वीकार करता है और मुख्यमंत्री सहित
पद विमुक्त भी करता है। तो ये थी बेटा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब इसके बाद में अपन राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है। वह कार्यपालिका का भी अंग होता है और विधानमंडल का भी अंग होता है। विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है। इसके अलावा भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजते तो उसे सिग्नेचर करने होंगे। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति जी के पास विचार के लिए भेज सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधानमंडल के अधिवेशन नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई कानून की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह कानून के समान कार्य करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है और अगर इसे वापस बढ़ाना है तो विधानमंडल में इसे पारित करवाना आवश्यक है। अगर पारित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे समाप्त माना जाएगा। राज्यपाल विधानसभा में एक अंकल इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामजद करता है, जो जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, मनोरंजन, सहकारिता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। इसके बाद में अपन राज्यपाल की विधि शक्तियां। विधानसभा में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है और उसकी अनुमति के बिना कोई अनुदान मांग भी नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा राज्यपाल पूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदानों की मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का ही अधिकार होता है। फिर अपन पढ़ने बेटा न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्राप्त होता है उन विषयों पर राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। तो उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है। उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। वह अगर देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट भेजता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है, उन्हें हटा भी सकता है। अब इसके अलावा भी राज्यपाल की जो विधि शक्तियां हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को इस प्रकार की सर्वविवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को कुछ संविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था परंपरा के अनुसार उससे आशा की जाती है कि संवैधानिक
प्रधान के रूप में कार्य करे, न कि वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करे। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। तो जो राज्यपाल की सब विवेकी शक्तियां वो अपन जानते हैं। तो पहला है विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करना। जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने सब विवेक से जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है मंत्रिपरिषद बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सेकेंड है मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। थर्ड विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, मुख्यमंत्री की सूचना पर प्राप्त करना और राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट देना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु अपने पास रखना या भेजना। विधानमंडल के किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर के पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। तो इन सब बातों से ये नितांत स्पष्ट है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल वैधानिक अध्यक्ष नहीं एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। तो बेटा राज्यपाल की जो शक्तियां एक बार फिर से अपन देख रहे हैं, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विविध शक्तियां, इसके अलावा कुछ संविवेकीय शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त है। तो इस प्रकार राज्यपाल वैधानिक प्रधान होने के साथ साथ राज्य की कार्यपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान बेटा मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसकी लगभग वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 64 में केवल ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस रूप में करेगा? जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां कार्य। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के द्वारा मंत्री के लिस्ट को स्वीकार किया जाता है, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में कार्यों या विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद या उसके सदस्यों को विभाग देने के बाद में भी मुख्यमंत्री उनके विभागों में फेरबदल कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, एजेंडा तय करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए क्या टॉपिक होगा, क्या कार्यसूची होगी, वह सब तैयार मुख्यमंत्री के द्वारा ही करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार संचालित की जाती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे, सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे। इसके लिए अगर किसी मंत्रियों में आपस में मतभेद है तो उन्हें दूर करने का कार्य करता है, उनमें सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है। जो बेटा मुख्यमंत्री है राज्यपाल को जो विधायी कार्य है या मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके संबंध में अवगत कराता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो अगली शक्ति है वह है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान होता है, दूसरी ओर विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह कानून का निर्माण करता है, महत्वपूर्ण स्थिति से प्राप्त होती है, बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह विधानसभा को भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। तो बेटा मुख्यमंत्री की शक्ति को एक बार फिर से अपन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, और छठा है विधानसभा का नेता। बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका बेटा कि मुख्यमंत्री की भूमिका को समझाइए। राज्यपाल की शक्तियां भी पूछी जा चुकी है, छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई है? पहली परंपरा क्या है? जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरी उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना। राज्य का वैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।